हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो सभी साथी जो है क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिक्सअप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, बोला गया है कि जो हमारा प्रकाश वर्ष है उसका मात्रक बताना है। ऑप्शन है दूरी, समय, प्रकाश, धारा। दूरी, समय, प्रकाश, धारा। सभी साथी क्या सही आंसर कर रहे हैं? आंसर होगा दूरी, ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दूरी। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या है। जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक आंसर होगा जूल, ऑप्शन ए। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा जूल। अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। साथियों आप भी क्वेश्चन के आंसर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या आपकी तैयारी चल रही है, ज़रूर शेयर कीजिए। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है सभी जानते हैं, और इजी क्वेश्चन है तो आप कर पा रहे होंगे कि पारसेक इकाई होती है दूरी की, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। पूछा गया है कि जो ल्यूमेन है वह किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है। रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। क्यूरी आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी होती है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और तन्य है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। बात की गई है कि जो कठोर और तन्य पदार्थ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा फ्रेंड्स। जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन्हें नोट भी कीजिएगा। ऐसे नहीं कीजिए कि जैसे पढ़ लिए और उसके बाद में फिर हम ऐसे बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको ये ज़्यादा याद रह पाएगा। तो देखिए क्या होगा आंसर, क्या सभी साथी कर पा रहे हैं आंसर। जिनका आंसर ऑप्शन डी है नाइक्रोम, सही आंसर है ऑप्शन डी। तो नाइक्रोम इसका आंसर होगा, पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। पास्कल इकाई है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है
ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। कैंडेला मात्रक है। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंसर होगा ज्योति तीव्रता। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कैंडेला को सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। नोट डाउन कीजिएगा, कैंडेला को सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। जूल निम्नलिखित की इकाई है। आंसर होगा ऊर्जा की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति। आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, लर्केनियम। रेडियो एक्टिव नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लर्केनियम। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 12 महीने। आंसर होगा 8 महीने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपोहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, तो क्यों होता है? क्या कारण है उसके अम्लीय होने का? आंसर होगा जल अपघटन होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जल अपघटन के कारण। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है आपबाऊ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। परमाणु कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो कौन सा ऐसा नियम है जिसकी वजह से परमाणु के जो कक्ष हैं उनको भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है? आंसर होगा आपबाऊ का सिद्धांत। नोट डाउन कीजिएगा, आपबाऊ का सिद्धांत परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, आपबाऊ सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम्ब। एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम्ब विद्युत मात्रा की इकाई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा एम्पियर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ओजोन, इथेन। आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, ओजोन। ओजोन हमारा राइट आंसर होगा, जिसे हम O3 से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है।
अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से, चक्रण से। अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से, चक्रण से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अभिविन्यास से। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? पूछा गया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ओप्टर, मीटर। वाट, डायोप्टर, ओप्टर, मीटर। आंसर होगा डायोप्टर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, और मतलब ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप ही क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। डेसिबल किसे मापने का में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ध्वनि। वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का यूज हम करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर होगा न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सदिश राशि तो पूछा गया है लेकिन नहीं है पूछा गया है। क्या बोला गया है कि सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। आंसर होगा द्रव्यमान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। सदिश राशि। आंसर होगा संवेग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? जस्ता तथा सल्फर, पोटेशियम तथा पारा, स्ट्रोंसियम तथा बेरियम, क्रोमियम तथा निकेल। क्रोमियम तथा निकेल। आंसर होगा स्ट्रोंसियम तथा बेरियम, ऑप्शन सी, स्ट्रोंसियम तथा बेरियम। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। आंसर होगा न्यूटन का गति का तृतीय नियम जो है वह जल में तैरने का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, और इसी नियम को क्रिया प्रतिक्रिया या विपरीत क्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को कहते हैं, आंसर होगा जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी। सभी साथी राइट आंसर कीजिएगा, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है,
बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि जो बर्फ होती है आइस क्यूब पानी में तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा साथियों। बर्फ पानी से हल्की होती है लेकिन जो अल्कोहल है उससे भारी होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इजी क्वेश्चन है, सभी साथी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है अधिकतम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि जो बर्फ के टुकड़े होते हैं या आइस क्यूब जिन्हें हम कहते हैं वह आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता होगा? तो देखिए जानते हैं। ए है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। टुकड़ों के चिपकने का कारण आंसर होगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। टुकड़ों के चिपकने का कारण है कि दाब अधिक होता है और बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये आपसे बनने चाहिए कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों आती है? आंसर होगा हमारा ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। इसका कारण क्या है कि जो ऊंचाई पर जैसे हम जाते हैं तो वायुदाब में कमी आने के कारण फाउंटेन पेन स्याही बाहर निकल आती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है। संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार में से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। करेक्ट आंसर होगा यौगिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक
शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? कैसे गुण पाए जा रहे हैं? तो धातु और अधातु, यहाँ बात की गई है कि जो धातु है और अधातु इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे तत्व क्या कहलाएंगे? तो आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। आंसर होगा उपधातु, ऑप्शन बी, उपधातु कहलाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? टीन, कॉपर, लेड, निकेल। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं फ्रेंड्स, तो नोट डाउन कीजिएगा कि कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है। आंसर होगा लेड या सीसा। लेड या सीसा, ऑप्शन सी विद्युत की कुचालक धातु है। अगला क्वेश्चन है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। ओजोन, अमोनिया। आंसर होगा अमोनिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों से में तोड़ा जा सकता है। जल एक यौगिक है, क्यों है? तो आंसर होगा, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। ऑप्शन बी निम्न घनत्व राइट आंसर होगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण निम्न घनत्व होता है। सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज का सेशन यहीं तक है, तो सभी साथी एक बार फिर सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ।